हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास में एसएसटी में आपको पहले 2 वीडियो भेज चुके हैं। पार्ट 2 रूसी क्रांति, इसकी 2 वीडियो हम आपको पहले भेज चुके हैं। अब हम तीसरी वीडियो में इससे आगे का हम आपको समझाएंगे, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये है जैसे फरवरी क्रांति में महिलाएं, तो रूस में क्रांति हुई थी, उसमें महिलाओं का क्या योगदान है ये हम इसमें पढ़ेंगे। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। फ्लोरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वार्सिलोवा ने लगभग अकेले ही सफल हड़ताल को अंजाम दिया। किसने? मार्फा वार्सिलोवा ने। इसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वार्सिलोवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान किया। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया था और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई थी। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशंसकों ने उससे पूछा कि काम क्यों नहीं करना चाहती, तो प्रशासक ने उससे पूछा काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की सोच भी नहीं सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्द ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हिंजियों सड़क पर निकल गया। तो बच्चों, जो ये मार्फा वार्सिलोवा थी, इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन जो प्रशासक के लोग थे, उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए उसे पाव रोटी भिजवाई। लेकिन उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन कहा कि मैं काम पर नहीं लौटूंगी। क्यों नहीं लौटूंगी? क्योंकि एक मेरा पेट भर जाएगा ये पाव रोटी खाने से, लेकिन और लोगों का तो नहीं भरेगा। यानी उसने अपने लिए ना सोच के सबके लिए सोचा। उसकी इस बात से प्रभावित होकर सब लोग जो है उसके साथ आ गए। अब है फरवरी के बाद। अंतरिम सरकार में उद्योगपतियों, सैनिक अधिकारियों और भूस्वामियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समूह में उदारवादी और समाजवादी एक निर्वाचित सरकार के लिए कार्य करते थे तथा सार्वजनिक बैठकों में और संगठनों में से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। निर्वाचन का तरीका सब जगह एक समान नहीं था, लेकिन पेट्रोवाद सोवियत के आधार पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। 1914 में हो रहे युद्ध को उन्होंने विरोध किया। जो लेनिन था, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि लेनिन बोल्शेविक का नेता था, वो उन्होंने जो अब तक युद्ध चल रहा था 1914 से, उन्होंने उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यही वह समय है जब सोवियत सत्ता को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लेनिन के विचार में अप्रैल थीसिस के नाम से जाने गए। इसमें 3 मांगे रखी गई। कौन कौन सी? एक तो युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया जाए, किसानों की जमीन हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 3 जो है उसकी डिमांड थी। गर्मियों के समय रूस में मजदूर आंदोलन और अधिक फैल गया। औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री कमेटी का गठन होने लगा। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ गई। वहीं सेना में सिपाही समिति बना ली गई। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अपने प्रतिनिधि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में भेजे। बोल्शेविक नेता चाहते थे, कौन थे बोल्शेविक नेता? लेनिन चाहते थे कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। जो बोल्शेविक नेता का क्या विचार था कि वो पार्टी का नाम क्या रखें? कम्युनिस्ट पार्टी। अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी तथा बोल्शेविकों का प्रभाव
बढ़ने लगा। इसीलिए अंतरिम सरकार ने कारखानों को चलाने के लिए श्रमिकों को द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो है ताकत जो है कम होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए सन जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा किए गए विशाल प्रदर्शन का दमन किया। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव करने लगे। इस कार्य के लिए भूमि समितियां बना दी गई। इस सामाजिक क्रांति से प्रेरणा लेकर जुलाई और सितंबर 1917 के मध्य किसानों ने जमीनों पर अपना अधिकार कर, मतलब जो किसान थे वो अपनी जमीन वापस लेना चाहते थे और 1917 में उन्होंने अपनी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। फिर है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार बोल्शेविक और के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री की सोवियतों ने मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। ये जो है लेनिन जो नेता थे बोल्शेविक के, वो जो है अपना विरोध जता रहे थे और लोगों को अपने साथ मिलाकर नेता वो जो है मिला रहे थे धीरे धीरे। 16 अक्टूबर सन 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए सहमत कर लिया। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। इसके नेतृत्व में लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। 24 अक्टूबर को विद्रोह आरंभ। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को एकत्र करने शहर से बाहर चले। सुबह से ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया। देखते ही देखते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि कार्यालय पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत में विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते में आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बच्चों, सरकार जब प्रधानमंत्री को जो केरेंस्की थे, उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी एकत्र की और जो है बोल्शेविक अखबार थे उनके दफ्तर थे उन पर घेरा डाला और साथ ही जो है विंटर पैलेस को के लिए एक सैनिक टुकड़ी रवाना कर दी उसकी रक्षा के लिए। तो इस तरह से सरकार भी पूरी तरह सजग थी अपने कार्य को अंजाम देने। क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत में बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया और साथ ही अन्य शहरों ने भी बगावतें होने लगी। यानी इसमें जो बैठक हुई उसमें किसका समर्थन हुआ? बोल्शेविक का। ठीक है। फिर है रूस में फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। तो मतलब 13 दिन आगे चलता, उसके अनुसार इन्होंने अपनी तिथि बताई है। फिर है 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति। 19वीं शताब्दी में लगभग सारे यूरोप में महत्वपूर्ण
सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। अधिकतर देश फ्रांस की भांति गणतंत्र थे अथवा इंग्लैंड की भांति संवैधानिक राजतंत्र। यूरोप के अधिकांश देशों में प्राचीन सामंती अभिजात वर्ग के स्थान पर नवीन मध्यम वर्ग सत्तारूढ़ हो गया था। लेकिन रूस की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां अभी भी पुराने ढर्रे चल रही थी। इसीलिए रूस में 1905 और 1917 की क्रांति, क्योंकि वो पुराने हिसाब से ही चल रही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, इसीलिए वहाँ 1901 क्रांति 1905 में हुई और दूसरी 1917 में। इस क्रांति को लाने में अनेक परिस्थितियां, कारणों और 1905 की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का भाग लेना और रूस में फैल रहे अनेक विचार उनके लिए उत्तरदायी थे। 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति का निम्न शीर्षकों विवरण इस पहले है निरंकुश राजतंत्र। क्या कारण था कि वहाँ क्रांति? इसका एक कारण है निरंकुश राजतंत्र। अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लंबे समय तक रूस में 400 ही स्वेच्छाचारी, निरंकुशता, अत्याचारिता, अकुशलता और दुर्बल लोगों का शोषण का प्रतीक बनी थी। इसीलिए ऐसे शासन के विरुद्ध क्रांति होना स्वाभाविक ही कदम था। क्रांति से पूर्व शासन में रूस में शासन पर भ्रष्ट जमींदारों, शाही परिवारों के लोगों, अमीरों और सैनिक अधिकारियों का प्रभुत्व था। तो इसीलिए एक तो राजा जो है स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था, अत्याचारी था, और दूसरा जो है भ्रष्ट जमींदार, शाही परिवार, इनका जो है प्रभुत्व था, जिससे कि लोग परेशान हो गए और उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कहने को तो रूस का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें गैर रूसी जनता का और भी अधिक अत्याचार होते थे। पर जार को शेष जनता की भावनाओं का कोई आदर नहीं था। वस्तुतः शासकों व शासितों के मध्य अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। अतः जनता में असंतोष की सभी सीमाएं पार हो गई थी। रूस के जार पूरी तरह निरंकुश व स्वेच्छाचारी थे। उन्होंने समय समय पर जो परामर्शदात्री सभाएं बनाई थी, उनके विचारों को मानने के लिए वे बाध्य नहीं थे। जापान में परास्त होने के बाद निकोलस द्वितीय को ड्यूमा नामक संसद के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, किंतु वह वास्तव में जनता तथा विशेषतः समाज के दुर्बल वर्ग के प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। दूसरी, उनकी शक्तियां सीमित थी। सम्राट इसके निर्णय में बंधा हुआ नहीं था। पूर्णतः निरंकुश शासक था। सम्राट जार निकोलस द्वितीय को ड्यूमा नामक संसद के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। जब कभी जार के शासन का विरोध जन आंदोलन उठे, उन्हें निर्दयतापूर्वक दबा दिया था। जिन लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें इस विरोध को दबा दिया गया। जार दैवी सिद्धांत में विश्वास रखता था कि बुद्धिहीन पत्नी भोग विलासी थी, इसकी जार की। जनसाधारण को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर है किसानों की हीन दशा। रूस में किसानों की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। 1864 में पहले रूस में सामंतवादी प्रथा विद्यमान थी। अधिकांश किसान भूमि दासों या सर्फ के रूप में जमीन जोतते थे, तो वहाँ किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। सामंतवादी प्रथा थी। उन्होंने अपनी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामंतों को देना था। यानी जो किसान खेती करते थे, उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें सामंतों को देना पड़ता था। यद्यपि 1861 में सामंत प्रथा समाप्त कर दी गई, तो भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया। उनके खेत छोटे होते थे, उन पर वे पुराने ढंग से ही खेती करते थे। उन पर लगे करों का बोझ भारी था, इसीलिए वे सदा ऋण से दबे रहते थे। सच तो यह है कि उन्हें 2 समय का भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। रूस में जमीन के लिए किसानों की भूख असंतोष का एक प्रबल सामाजिक कारण था।
तो किसानों की स्थिति सामंत प्रथा समाप्त होने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। उन पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं पूरी कर पाते थे। फिर है श्रमिकों की हीन दशा। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में कई उद्योग लगे। इन उद्योगों के कारखानों में लाखों मजदूर काम करते थे। इन कारखानों और उद्योगों में रूसी व विदेशी पूंजीपतियों का धन लगा हुआ था। ये पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए रूसी श्रमिकों का खूब शोषण करते थे। वे कम वेतन देते थे। कारखानों में कार्य कर श्रमिकों की दशाएं अच्छी नहीं थी। गंदी बस्तियों में उन्हें रहना पड़ता था। यहाँ तक कि पूंजीपति मजदूरों, बच्चों, स्त्रियों के जीवन में भी अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करने से नहीं चूके। ऐसी दयनीय स्थिति से बचने के लिए मजदूर एक होने लगे। उन्होंने श्रम संघों का निर्माण शुरू किया, परंतु पूंजीपतियों उनके इशारों पर चलने वाली सरकार ने 1900 ईस्वी में श्रम संघ बनाने एवं हड़ताल करने पर रोक लगा दी। उन्हें न तो कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और न ही उन्हें सुधारों की कोई उम्मीद थी। फिर है तो जो उद्योगपति थे रूस में, वो विदेशी थे। वो अपना मुनाफा कमाने के लिए श्रमिकों पर अत्यधिक शोषण करते थे, उन्हें कम वेतन देते थे और जो है जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति श्रमिकों की बहुत ही खराब हो गई थी। फिर है 1905 की क्रांति। 9 जनवरी 1905 को रविवार रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से विख्यात है। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। इस दिन मॉस्को में जनसाधारण एक जुलूस की शक्ल में अपनी 11 मांगों का मांग पत्र लेकर जार के महल में पूर्णतया शांति से जा रहे थे। ये लोग नारा लगा रहे थे, छोटे भगवान हमें रोटी दो। कौन लोग लगा रहे थे? वहाँ के लोग, जो आम लोग थे। लेकिन इस छोटे भगवान ने जनता की उचित मांगों की ओर ध्यान न देकर निहत्थे लोगों पर गोली चला। वहाँ के राजा ने उन लोगों पर गोलियां चला दी, जिसके कारण लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। 60,000 से अधिक व्यक्ति को बंदी बना दिया गया। रूस की सड़कों पर इस दिन बहुत ही रक्तपात हुआ। अनेक इतिहासकारों की राय है कि यद्यपि 1905 की क्रांति को कुचलने में जार कामयाब रहा, लेकिन इस क्रांति ने अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए उचित वातावरण तैयार करने में भूमिका अदा की। इस दिन हुए हत्याकांड ने सारे रूस में रोष फैल गया। क्रांतिकारियों के समर्थन में जगह जगह बंद आयोजित किए गए और हड़तालें हुई। इस क्रांति के कारण शिक्षित वर्ग के लोग भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। इसीलिए 1905 की क्रांति को कई बार 1917 की क्रांति का जननी कहा जाता है। समझ आया बच्चों? तो 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति, जो 1917 में क्रांति हुई, उसकी जननी कहा जाता है। फिर है प्रथम विश्व युद्ध में हुआ नुकसान। प्रथम विश्व युद्ध में क्या नुकसान हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना निरंतर कई मोर्चों में हार गई। उसके लगभग 60 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की जनता युद्ध को चालू रखने के पक्ष में नहीं थी। सारे साम्राज्य में सैनिकों के व्यापक असंतोष। तो जब ज़्यादा 60,000 लोग मारे गए तो पब्लिक जो है, जो आम जनता थी, वो उसके विरोध में हो गई। फिर है 1904-5 का रूसी जापानी युद्ध। 1904-5 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की हार हुई, तो इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। छोटे से छोटे देश के हारने के कारण जनता जार के शासन की विरोधी बन गई। एक छोटे से देश से अगर हारते हैं तो उसके कारण जनता जो है उसका विरोधी हो गई जार की, क्योंकि उनका विश्वास था कि इस हार का एकमात्र कारण जार की निर्बल और अयोग्य सरकार है, जो युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन करने में असफल रही है। फिर है विचारकों का प्रभाव। अनेक रूसी विचारक यूरोप में हो रहे परिवर्तनों से बहुत अधिक प्रभावित हुए।
वे उसी तरह से परिवर्तन रूस में चाहते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने किसानों में जागृति लाने और मजदूरों में संगठित होने की विचारधारा का प्रसार किया। रूस की तत्कालीन स्थितियों में एक नरमपंथी जनतंत्रवादी अथवा सुधारक को भी क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के दौरान जनता के पास जाओ नामक एक आंदोलन आया। कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? जनता के पास जाओ। तो इस तरह से यूरोप के उदार विचारों ने भी रूसी क्रांति में बड़ा ही योगदान दिया। भौतिक क्रांति से पहले रूसी जनता ने के विचारों में क्रांति हुई। जार के अनेक प्रतिबंध लगाने पर पश्चिम के उदार विचारों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। विभिन्न रूसी लेखकों जैसे टॉल्स्टॉय, टर्जने आदि ने नवयुवकों के विचार में क्रांति पैदा कर दी। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से लोगों में क्रांति पैदा कर दी। वे पश्चिमी देश के लोगों को प्राप्त सुविधाओं के अधिकारों की मांग करने लगे। जार ने जब उन्हें ठुकराने की कोशिश की तो लोगों ने क्रांति का मार्ग अपना लिया। तो बच्चों, आज इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। सभी बच्चे जितना आज पढ़ाया गया है उसे ध्यान से एक बार सुनेंगे और किताब में भी अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।